गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक। एंड टॉपिक इज फेशियल एंड ब्रेकियल पाल्सी, या फिर इसे दूसरे नाम से भी जान सकते हैं बर्थ नर्व इंजरी। अब इसे बर्थ नर्व इंजरी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो फेशियल और ब्रेकियल पाल्सी वो एट द टाइम ऑफ बर्थ देखने को मिलती हैं, इसलिए इसको बर्थ नर्व इंजरी के नाम से भी जानते हैं। अब हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि फेशियल और ब्रेकियल पाल्सी एक्चुअली में होता क्या है। एंड अब लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट वन बात करने वाले अपन फेशियल पाल्सी की, कि एक्चुअली में फेशियल पाल्सी होती क्या है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेल्स पाल्सी, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं फेशियल पाल्सी को, बेल्स पाल्सी। ओके, एंड नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज इंजरी या पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व। जो सेवंथ क्रेनियल नर्व होती है जिसे फेशियल नर्व बोलते हैं, उसके अंदर इंजरी या डैमेज या कोई भी पैरालिसिस हो चुका है, उसके फंक्शन लॉस हो चुके हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोल देंगे अपन? फेशियल पैरालिसिस या फेशियल पाल्सी। ओके, अब हम बात करने वाले मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फेशियल नर्व इंजरी। जो फेशियल नर्व इंजरी होती है उसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, मतलब कौन सी साइट से, कौन सी जगह से जो फेशियल नर्व वो डैमेज होती है, इंजर्ड होती है। रेमस ऑफ मैंडिबल, जो मैंडिबल का रेमस पार्ट होता है वहाँ मोस्ट कॉमन साइट होती है जहाँ पे फेशियल नर्व इंजर्ड हो जाती है। आपको दिखा देते हैं कि रेमस ऑफ मैंडिबल एक्चुअली में कहाँ सिचुएटेड होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंडिबल जो बोन होती है, जो मुंह में मूवेबल बोन होती है स्कल की, वहाँ पे जो रेड पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड में, ये पार्ट रेमस ऑफ मैंडिबल कहलाता है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है या इंजर्ड हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं और बात कर लेते हैं कि फेशियल नर्व अराइज फ्रॉम द पोन्स एंड रीच टू द मैंडिबल थ्रू द स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। अब स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन क्या होता है? स्पेस बिटवीन स्टाइलोइड एंड मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। जो टेम्पोरल बोन के दो पार्ट होते हैं, स्टाइलोइड और मेस्टोइड प्रोसेस सिचुएटेड होती है टेम्पोरल बोन के अंदर, वहाँ पे एक ओपनिंग या स्पेस होता है, उसे क्या बोलेंगे अपन? स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। वहाँ से फेशियल नर्व इंजरी अराइज होती है, वहाँ से क्या होती है? निकलती है। पहले पोन्स से आएगी और उसके बाद मैंडिबल तक पहुँचेगी, और पहुँचेगी किस रास्ते से? एक फोरामेन से। उसे क्या बोलते हैं? स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। अब आपको डायग्राम दिखाते हैं कि कहाँ पे होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये रेड कलर की और येलो कलर की जो नर्व पासेज हो रही हैं ओपनिंग से, इसे बोलेंगे स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन बोलते हैं। जो टेम्पोरल बोन का स्टाइलोइड और मेस्टोइड प्रोसेस होती है वहाँ पे सिचुएटेड होता है ये फोरामेन। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन पोन्स की, कि एक्चुअली में पोन्स होती क्या चीज़ है। तो पोन्स ब्रेन का ही पार्ट होता है, या फिर इसे दूसरी चीज़ में बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ नर्व्स दैट फंक्शन एज कनेक्शन बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। ये एक ग्रुप होता है, नर्व्स का ग्रुप होता है, जो क्या करता है? सेरेब्रम और सेरेबेलम जो पार्ट है उनको कनेक्ट करता है। जैसे सेरेब्रम से सेंसेशन आएंगे वो सेरेबेलम तक कैसे जाएंगे, तो इनके बीच में कनेक्शन का काम कौन करता है? पोन्स करता है। अब आपको डायग्राम दिखाते हैं कि पोन्स कहाँ पे सिचुएटेड होता है। ये लगभग बिसाइड द मेडुला के पास होता है और कनेक्ट करता है किसको? सेरेब्रम एंड सेरेबेलम को। ओके, चलो फिर अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और फंक्शन की बात कर लेते हैं कि फेशियल नर्व के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। क्योंकि अगर अपने को फंक्शन नहीं पता होगा तो कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली में फेशियल नर्व पैरालिसिस या डैमेज हो चुकी है। क्योंकि किसी भी चीज़ के अंदर अल्ट्रेशन पता कैसे किया जाता है? उसके फंक्शन को देख के। अगर वो सही तरीके से फंक्शन कर पा रहा है, इन द सेंस वो सही है, उसके अंदर कोई भी डिजीज़ या कोई भी अल्ट्रेशन नहीं आया। अगर उसके फंक्शन अल्टर हो चुके हैं, यानी कि उस काम करने वाली बंदे के अंदर ही प्रॉब्लम है, यानी कि फेशियल नर्व के अगर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मतलब किसको इंडिकेट करेगा? ये फेशियल पाल्सी को इंडिकेट करता है। तो इसलिए फंक्शन जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम वहाँ से साइन सिम्टम भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में फेशियल पैरालिसिस के अंदर कौन कौन सी कंडीशन अराइज होती हैं। ओके, फर्स्ट वन है मोटार फंक्शन। तो मोटार फंक्शन सेंसरी और मोटार फंक्शन के अंदर डिफरेंस होता है। सेंसरी होता है जो कि बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक सेंसेशन को ले जाता है, एंड मोटार फंक्शन होता है जो ब्रेन से बॉडी ऑर्गन तक सेंसेशन ले जाता है। ओके, तो मोटार फंक्शन कौन से होते हैं? फेशियल नर्व के, उनकी बात कर रहे हैं अपन। एंड इसका फंक्शन होता है मेन कंट्रोल फेशियल मसल्स मूवमेंट एंड ब्लिंकिंग रेस्पॉन्स ऑफ आई। जो फेशियल मसल्स होती है, फेस की जो मसल्स होते हैं उनके अंदर जो मेंटेनेंस है, मूवमेंट है या कोऑर्डिनेशन है, उनको मेंटेन करता है। एंड देन जो ब्लिंकिंग रेस्पॉन्स होते हैं अपने आइज के, यानी कि जब अपनी पल के झपकती है, इस मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? फेशियल नर्व कंट्रोल करती है। ओके,
अब जैसे ही फेशियल नर्व डैमेज होगी तो ये फंक्शन अल्टर हो जाएंगे। ओके, एंड देन बात कर लेते हैं सेंसरी फंक्शन क्या होते हैं फेशियल नर्व के। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ टंग, यानी जो टंग होती है अपनी जीभ होती है उसके जो सामने का टू थर्ड पार्ट होता है वहाँ से टेस्ट रेस्पॉन्स ब्रेन तक ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, फेशियल नर्व। तो मेन 3 फंक्शन हो गए। फेशियल जो मसल्स है उनके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, देन ब्लिंकिंग रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एंड थर्ड वन एंटीरियर जो पार्ट होता है एंटीरियर टू थर्ड पार्ट टंग का, वहाँ से टेस्ट का सेंसेशन ब्रेन तक पहुँचाने का काम किसका होता है, फेशियल नर्व का। अब जैसे ही इसके अंदर इंजरी या पैरालिसिस होगा तो ये तीनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, अल्टर हो जाएंगे और इनसे रिलेटेड साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम बात कर लेते हैं ईटियोलॉजी की। फेशियल पैरालिसिस एक्चुअली में किस किस कंडीशन की वजह से हो सकता है। मेनली ये डिलीवरी के टाइम पे ही होते हैं। फेशियल ब्रेकियल पाल्सी, डिलीवरी के अंदर कुछ भी अल्ट्रेशन आ गए तो उसकी वजह से ये ब्रेकियल और फेशियल नर्व होती है वो डैमेज हो सकती हैं और ये पाल्सी देखने को मिलती है। फर्स्ट वन कोज देख लेते हैं, वे फोरसेप डिलीवरी, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही तो फोरसेप डिलीवरी परफॉर्म की जाती है, यानी कि फोरसेप वगैरह की सहायता से बेबी को रिमूव आउट किया जाता है यूट्रस से। तो इस कंडीशन में भी नर्व डैमेज हो सकती है, फेशियल या ब्रेकियल प्लेक्सस डैमेज हो सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल का पेल्विस है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, यानी कि उसकी ओपनिंग है उसके अंदर का जो डायमीटर है वो नैरो है, तो बेबी उसके अंदर कोट हो सकता है, फंस सकता है जब डिलीवरी के टाइम पे और नर्व इंजरी देखने को मिल सकती है। क्लियर, तो मेन 2 कोज यही होते हैं। अब बात कर लेते हैं साइन सिम्टम की। तो जैसा कि अपन देख चुके हैं 3 चीज़ें हैं जो कंट्रोल करती है फेशियल नर्व। फर्स्ट वन फेस की जो मसल्स के मूवमेंट को, देन ब्लिंकिंग रेस्पॉन्स को, एंड थर्ड वन टेस्ट को, जो टू थर्ड पार्ट होता है टंग का वहाँ से टेस्ट रेस्पॉन्स को मेंटेन करने का काम किसका होता है, फेशियल नर्व का। अब इन तीनों के अंदर अल्ट्रेशन आ रहा है तो उससे से रिलेटेड सिम्टम आएंगे। फर्स्ट वन देख लेते हैं आप, उनकी फेशियल जो मसल्स हैं उनके अंदर अल्ट्रेशन आ चुका है, वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, फेशियल एसिमेट्री देखने को मिलता है। सिमेट्री का मतलब होता है यानी कि राइट साइड का फेस लेफ्ट साइड का फेस दोनों सेम तरीके से दिख रहे हैं, कोई भी अल्ट्रेशन नहीं आ रहा। एसिमेट्री का मतलब समान नहीं है, एक साइड का तो सही है दूसरे साइड के अंदर मसल्स के अंदर डिस्टर्बेंस आ चुका है, वहाँ की टोन वगैरह लॉस हो चुके हैं, मसल्स लूजनेस हो सकता है, तो फेशियल एसिमेट्री देखने को मिल सकती है। सेकेंड वन फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, जो फेशियल मसल्स वीक हो गई है क्योंकि वो मसल्स को कंट्रोल करने वाला जो बंदा था, जो मतलब फेशियल नर्व था, वही डैमेज हो चुका है, तो फेशियल पैरालिसिस या वीकनेस देखने को मिलेगा फेशियल मसल्स का। ओके, अब थर्ड वन सिम्टम निकालते हैं, इनएबिलिटी टू क्लोज आई दैट कैन लीड ड्राइनेस ऑफ आई। अब जो ब्लिंकिंग रेस्पॉन्स को भी कंट्रोल करता है कौन, फेशियल नर्व। अब फेशियल नर्व ही डैमेज हो चुकी है तो ब्लिंकिंग रेस्पॉन्स नहीं अब्सेंट हो जाएंगे और जो आई लीड्स होती है वो मूवमेंट करना बंद कर देंगी और एक जगह ओपन की ओपन रह जाएंगी, क्लोज नहीं होंगी, और ये किसको लीड कर सकती है, ड्राइनेस ऑफ आई। तो इस तरीके से 3 सिम्टम निकाल चुके हैं। एंड अब नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, तो लॉस ऑफ नेजोलेवियल फोल्ड। जो नेजोलेवियल फोल्ड होता है वो भी लॉस हो जाएगा क्योंकि फेशियल मसल्स को कंट्रोल करने वाली जो बंदा था वो क्या हो चुका है, इंजर्ड हो चुका है, डैमेज हो चुका है, मतलब फेशियल नर्व डैमेज हो चुकी है जो मसल्स के कोऑर्डिनेशन को मूवमेंट कर रहा था। तो नेजोलेवियल फोल्ड क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। एंड आपको डायग्राम दिखाते हैं किस टाइप से। जैसा कि आप नॉर्मल कंडीशन में अपने नोज के साइड में इस टाइप से फोल्ड बनता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक साइड में फोल्ड बन रहा है और दूसरी साइड में फोल्ड लॉस हो चुका है क्योंकि इस साइड की मसल्स क्या हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे फेशियल नर्व डैमेज की वजह से, तो लूजनेस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्रॉपिंग कॉर्नर ऑफ माउथ, और माउथ का जो कॉर्नर है वो भी ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि मसल्स के कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं हो पा रहे ड्यू टू फेशियल नर्व डैमेज। तो ये तो सिम्टम हो गए फेशियल नर्व जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करती है फेस की, उससे रिलेटेड, जिससे फेस कि जो मसल्स के अंदर अल्ट्रेशन आने की वजह से कौन कौन से सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। एसिमेट्री देखने को मिल सकती है, नेजोलेवियल फोल्ड क्या हो चुका है, लॉस हो सकता है, ड्रॉपिंग ऑफ माउथ हो सकता है, और आई ब्लिंकिंग रेस्पॉन्स है लॉस होने की वजह से क्या होगी, आई परमानेंट ओपन हो जाएगी, ब्लिंकिंग नहीं कर पाएगी और क्लोज भी नहीं होंगी आई लीड्स। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेस्ट को कंट्रोल करता है, एंड सेकंड वन होगा ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स था, ठीक है, ये अपन देख चुके हैं। एंड ड्रॉपिंग ऑफ आई लीड्स, आई लीड क्या हो जाएंगी, ड्रॉप हो जाएंगी, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी खुली रहेंगी नीचे की ओर, थोड़ा सा उनके अंदर क्या हो जाएगा, लूजनेस आ जाएगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पटोसिस बोलते हैं। ओके,
एंड लास्ट वन देख लेते हैं। अब टंग के अंदर जो एंटीरियर पार्ट से टेस्ट को कंट्रोल करता है तो वो भी लॉस हो जाएगा। तो लॉस ऑफ टेस्ट फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, जो टंग का 2/3 पार्ट है एंटीरियर, वहाँ से टेस्ट का फील नहीं होगा बेबी को। जैसे वहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो वहाँ से फील नहीं हो पाएगा एंटीरियर 2/3 पार्ट में। क्लियर। तो फंक्शन से अपन साइन सिम्टम निकाल सकते हैं। अगर अपने को नॉर्मल किसी भी चीज़ का फंक्शन पता है, अब उसके अंदर अल्ट्रेशन आ रहा है इन द सेंस उसके सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, अल्टर हो जाएंगे, और अल्ट्रेशन से अपन आसानी से साइन सिम्टम निकाल सकते हैं। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप पे बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, कि किसी को फेशियल पाल्सी हो चुकी है, अब अपन मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो फर्स्ट वन मैनेजमेंट करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में प्रेडनिसोन देते हैं, यानी कि स्टेरॉइड प्रोवाइड करते हैं। और प्रेडनिसोन किस टाइप से हेल्प करता है, ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन को मिनिमाइज करता है। क्या होता है कि जैसे ही किसी भी टाइप की इंजरी होती है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हो जाती है। अब उसको ट्रीट कर दे इन्फ्लामेशन स्वेलिंग को तो वापस से वो कंडीशन ठीक हो सकती है। तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए प्रेडनिसोन देते हैं, ताकि फेशियल नर्व की जो इन्फ्लामेशन है वो ठीक हो जाए और वो वापस से अपना फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोज की, कि कितने डोज रखते हैं। 1 mg पर के जी वो बॉडी वेट के हिसाब से रखते हैं। एंड 7 से 10 दिन तक ट्रीटमेंट चलता है बेबी का। 1 किलो बॉडी वेट पे 1 mg प्रेडनिसोन प्रोवाइड करते हैं 7 से 10 दिन के लिए। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं और सेकंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो भी मसल्स कंट्रोल नहीं हो पा रही है, ब्लिंकिंग रेस्पॉन्स एब्सेंट हो चुके हैं, तो फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे, वापस से मूवमेंट करवाने की हेल्प करेंगे, उन्हें थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, फिजिकल थेरेपी, ताकि वापस से उसकी मसल स्टोन मेंटेन हो सके, ब्लिंकिंग रेस्पॉन्स है वो वापस से स्टार्ट हो सके। ओके। टू स्ट्रेंथन द फेशियल मसल, जो फेशियल मसल्स वापस से स्ट्रेंथ हो सके, मसल स्टोन नॉर्मल आ सके उसकी। क्लियर। थर्ड वन ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। मेन ट्रीटमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रखेंगे। एज ए नर्स अपने को कौन कौन से एक्शन लेने ज़रूरी है अगर किसी के अंदर फेशियल पाल्सी देखने को मिलती है तो। फर्स्ट वन प्रिवेंट द आई फ्रॉम ड्राइंग। तो मेन जो नर्सिंग एक्शन होगा, आई को ड्राइनेस से प्रिवेंट करना है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट रूप से आई क्लोज नहीं हो पा रही, प्रोटोसिस हो चुका है और ब्लिंकिंग वगैरह रेस्पॉन्स लॉस हो चुके हैं, तो आई लीड क्लोज नहीं हो पाएंगी। तो क्लोज नहीं होंगी तो क्या होगा, ड्राइनेस देखने को मिलता है इवापोरेशन की वजह से। परमानेंट आई खुली हुई है 24 घंटे, तो क्या होगा, ड्राइनेस देखने को मिलता है, और वहाँ पे नर्व सप्लाई भी नहीं हो पा रही, तो वहाँ पे टीयर भी क्या होंगे, थोड़े बहुत अपसेंट होंगे, इसलिए ड्राइनेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मेन फंक्शन होगा नर्स का कि ड्राइनेस से प्रिवेंट करना आई की, वरना पूरी आई ख़राब हो सकती है, विजन लॉस हो सकता है, और कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट हो सकते हैं। तो अब अपन कैसे प्रिवेंट करेंगे। फर्स्ट वन तो कवर करेंगे आई को प्रोटेक्टिव शील्ड से। नाइट के टाइम पे प्रोटेक्टिव शील्ड से कवर रखते हैं, ताकि आराम से वहाँ पे ड्राइनेस ना हो, इवापोरेशन की प्रोसेस ना हो, एयर वगैरह एंटर होने से ड्राइनेस से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट एक्शन अपन ले सकते हैं, जो ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं आई के अंदर, और उसको ऑइंटमेंट अप्लाई करने के बाद कवर कर देंगे टेप की सहायता से, और आई लीड को आपस में क्लोज कर देंगे जब बेबी सो रहा है तब, ताकि ड्राइनेस से प्रिवेंट हो सके, वहाँ पे मॉइस्ट रहे आई हमेशा। और दिन में कैसे प्रिवेंट करते हैं इवापोरेशन से, तो वहाँ पे रैप राउंड सन ग्लासेज, जो कम्प्लीटली रूप से आई को क्लोज कर देते हैं, बिल्कुल भी एयर जाने की जगह नहीं रहती, इस टाइप के ग्लासेज, सन ग्लासेज हम बेबी को पहनाएंगे, ताकि इवापोरेशन की प्रोसेस ना हो। क्लियर। और इस तरीके से हम एक बेबी के आई को ड्राई होने से प्रिवेंट कर लेते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बात कर लेते हैं ब्रेकियल पाल्सी की। तो फेशियल पाल्सी आपको आई थिंक समझ में आ चुकी है। नॉर्मली रूप से फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है। फेशियल नर्व के 3 फंक्शन होते हैं, जो फेस की मसल्स को कंट्रोल करना, और ब्लिंकिंग रेस्पॉन्स को, एंड जो एंटीरियर 2/3 पार्ट के टेस्ट को। अब उसके अंदर इंजरी आ सकती है या फिर अल्ट्रेशन हो सकता है, तो कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, ये तीनों फंक्शन इसके अल्टर हो जाएंगे, और उस बेस पे हम सारे साइन सिम्टम निकाल लेंगे। ओके। और नर्सिंग मैनेजमेंट मेन रहेगा, ड्राइनेस से प्रिवेंट करना है। अगर ड्राइनेस से प्रिवेंट नहीं किया तो पूरी आंख ख़राब हो सकती है और विजन लॉस भी हो सकता है बेबी का। अब बात कर लेते हैं ब्रेकियल पाल्सी की। तो एक्चुअली में ब्रेकियल पाल्सी होता क्या है और क्यों होता है। इट इज़ डिफाइंड एज इंजरी या पैरालिसिस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सेस। जो ब्रेकियल प्लेक्सेस होता है उसके अंदर इंजरी आ चुकी है ड्यू टू शोल्डर डिस्टोसिया, मेनली रूप से शोल्डर डिस्टोसिया की वजह से होता है। अब शोल्डर डिस्टोसिया का मतलब क्या होता है, जब बेबी डिलीवर होता है तो सबसे पहले बेबी का हेड डिलीवर होता है, एंड उसके बाद शोल्डर डिलीवर होते हैं। अब किसी भी वजह से हेड तो डिलीवर हो चुका है और शोल्डर अंदर प्यूबिक बोन के अंदर फंस चुके हैं, कोट हो चुके हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी। तब क्या करते हैं, उस कंडीशन में बेबी को वापस से पुश किया जाता है, क्योंकि अगर हेड एक बार डिलीवर हो चुका है तो उसके बाद सिजेरियन सेक्शन करना भी इम्पॉसिबल है।
एंड नॉर्मल डिलीवरी वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म करवानी पड़ती चाहे कैसे भी हो। तो वापस से पुश करते हैं बेबी को। अब पुश करने के टाइम पे ब्रेकियल नर्व जो प्लेक्सेस हैं उनका डैमेज हो सकता है या फिर क्लेविकल बोन फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। अब जैसे ही बेबी को पुश करते हैं इस साइन को क्या बोलते हैं, टर्टल साइन। अगर आपसे कोई पूछे टर्टल साइन क्या होता है तो आप बताएंगे कि जब बेबी का हेड डिलीवर हो जाता है और शोल्डर किसी भी रीजन से प्यूबिक बोन के अंदर फंस जाते हैं, डिलीवरी नहीं हो पाती, तो बेबी को वापस से पुश किया जाता है बैक इनटू द वेजाइना में, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, टर्टल साइन बोलते हैं। ओके, और ये क्या कर सकती है, ब्रेकियल प्लेक्सेस को डैमेज कर सकती है और ब्रेकियल पाल्सी कोज कर सकती है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। एंड ब्रेकियल प्लेक्सेस मेड बाय, अब ब्रेकियल प्लेक्सेस के अंदर कौन कौन सी नर्व इंक्लूड होते हैं, तो C5, क्रेनियल 5, क्रेनियल 6, क्रेनियल का नाम आ रहा है, सर्वाइकल 5, सर्वाइकल 6, सर्वाइकल 7, सर्वाइकल 8 एंड थोरेसिक फर्स्ट जो स्पाइनल नर्व होती हैं वो मिलकर क्या करती है, ब्रेकियल प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करती है। ओके, अब इन नर्व के फंक्शन के अंदर अल्ट्रेशन आ रहा है, इन द सेंस क्या हो चुका है, ब्रेकियल पाल्सी हो चुकी है। अब हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं। अब सबसे पहले टाइप्स बता देते हैं, उसके बाद फंक्शन देख लेंगे टाइप के अनुसार कि कौन कौन से टाइप्स के अंदर कौन कौन सी नर्व डैमेज होती हैं। तो मेनली रूप से इसके 2 टाइप्स होते हैं ब्रेकियल पाल्सी के। फर्स्ट वन रेब्स पाल्सी एंड सेकंड वन क्लम्स्केड पाल्सी। 2 टाइप है, रेब्स पाल्सी एंड सेकंड क्लम्स्केड पाल्सी। अब दोनों के अंदर अलग अलग नर्व डैमेज होती है और वहीं की वहीं इनके फंक्शन देख लेते हैं ताकि अपने को आसानी से साइन सिम्टम निकालना आ जाए। फर्स्ट वन बात कर लेते हैं इरेब्स पाल्सी की। तो ये क्यों होता है, इट इज़ अकर्स ड्यू टू इंजरी ऑफ C5 एंड C6 स्पाइनल नर्व। जो सर्वाइकल 5 और सर्वाइकल 6 स्पाइनल नर्व के अंदर इंजरी हो चुकी है उसके वजह से कौन सी पाल्सी देखने को मिलती है, इरेब्स पाल्सी देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ C5 एंड C6। अब फंक्शन देख लेते हैं, क्योंकि फंक्शन नहीं पता होगा तो हम साइन सिम्टम निकालने में बहुत दिक्कत होगी। हर चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें हर चीज़ को याद नहीं रखना है, क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो फंक्शन की बात कर लेते हैं, C5 और C6 के मेन फंक्शन क्या होता है। तो इसका एक मेन फंक्शन होता है कि जो शोल्डर का रोटेटर कफ मसल्स होती हैं, जो अपना शोल्डर कंधा होता है जहाँ से अटैच होता है स्केपुला में, यहाँ से रोटेट करता है, जो रोटेटर कफ मसल्स होते हैं उनको मूवमेंट को कंट्रोल करता है C5 एंड C6 नर्व। एंड देन सेकंड फंक्शन होगा स्केपुला और डिस्टल आर्म मूवमेंट या फंक्शन को, जो स्केपुला का है और जो डिस्टल आर्म होता है यानी कि एल्बो से नीचे का जो हैंड है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है कौन, C5 एंड C6। तो अब जैसे ही रेब्स पाल्सी हो चुका है यानी कि C5 और C6 डैमेज हो चुके हैं, तो 3 चीज़ों से रिलेटेड सिम्टम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन तो जो शोल्डर रोटेशन से रिलेटेड सिम्टम देखने को मिलते हैं, सेकेंड वन स्केपुला से रिलेटेड एंड थर्ड वन डिस्टल आर्म के अंदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम यहीं से निकाल लेते हैं। शोल्डर की मसल्स को कंट्रोल नहीं हो पा रही तो क्या होगा, शोल्डर सामने की ओर रोटेट हो जाएगा, आगे की ओर रोटेट हो जाता है अपने आप, क्योंकि मसल्स वहाँ पे कंट्रोल नहीं हो पा रही, क्योंकि C5 और C6 डैमेज हो चुके हैं, इसलिए शोल्डर सामने की ओर रोटेट हो जाता है। सेकंड सिम्टम देखने को लगे, जैसे ये सामने की ओर रोटेट हो जाएगा, मसल्स मूवमेंट नहीं हो पाएंगे, मसल्स कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो शोल्डर क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएगा, नीचे की ओर लटक जाएगा। जैसे कि कोई अपन टहनी नहीं तोड़ देते पेड़ की, वो टूटने के बाद ऐसे लटक जाती है, इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे मसल्स जो जोड़ने का काम कर रही थी वो फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, जो पोजीशन बनाने का काम कर रही थी, तो क्या होगा, वो ड्रॉप हो जाता है। ओके, थर्ड वन बात करते हैं मीडियन रोटेशन ऑफ हैंड, जैसे कि या फिर इसे दूसरे नाम से बोल सकते हैं वेटर टिप पोजीशन। जैसे एक वेटर टिप लेता है पीछे की ओर हाथ घुमा के मीडियन रोटेशन करके, वो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टल एंड का जो फंक्शन मसल्स हैं उनको मेंटेन कौन करता है, C5 C6। अब जो डिस्टल हैंड है उस पार्ट के अंदर कौन होता है, अपना व्रिस्ट होता है, तो हैंड पीछे की ओर मीडियल रोटेशन हो जाता है हैंड का, इसे क्या बोलेंगे, वेटर टिप पोजीशन। आपको डायग्राम दिखाते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। तो ये तो सामने की ओर शोल्डर है, आगे की ओर फॉरवर्ड रोटेट हो चुकी है, रोटेट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएगा शोल्डर नीचे की ओर, एंड मीडियल रोटेशन हो जाएगा हैंड का, जैसा कि आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं व्रिस्ट की साइड में, यहाँ से पीछे की ओर मुड़ जाएंगे उसका हैंड, वेटर टिप पोजीशन। जैसे एक वेटर टिप लेता है ना, उस टाइप से उसका हैंड पीछे की ओर मीडियन रोटेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सिम्टम की बात कर लेते हैं, बर्ड विंगिंग स्केपुला। अब स्केपुला को भी कंट्रोल कौन करता है, C5 और C6। तो स्केपुला के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बर्ड विंगिंग स्केपुला, यानी कि बर्ड विंग का मतलब होता है पंख, जो पक्षी के पंख होते हैं उसकी तरह देखने को मिलते हैं। जैसे पक्षी के पंख साइड से देखने पे कैसे दिखाई देते हैं, उस तरह से भी स्केपुला की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ओके, तो इस टाइप से बर्ड विंगिंग स्केपुला देखने को मिलती है। एंड लास्ट वन साइन है इसका मोरोलिफ्लेक्स एब्सेंट। मोरोलिफ्लेक्स में क्या होता है,
कि जब बेबी को हम सेमी सिटिंग पोजीशन में बैठाते हैं और अचानक से पीछे की ओर फाल करते हैं तो बेबी अपने हैंड और जो लेग्स हैं उनको एक्सटेंशन करता है, यानी कि कंप्लीट एक्सट्रीमिटीज़ का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करते हैं। अब मीडियल रोटेशन से जो जहाँ से रोटेट करता है शोल्डर वहीं से ड्रॉप हो चुका है, आगे की ओर रोटेट हो चुका है, तो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे और मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, जिसके अंदर एरेप्स पाल्सी होगी। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, अगर किसी बेबी के अंदर मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो उसको एरेप्स पाल्सी हो चुकी है, यानी कि C5 एंड C6 जो स्पाइनल नर्व हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करवाते हैं और सेकंड टाइप की बात करेंगे अपन, क्लम्स्केड पाल्सी की। तो ये क्यों होता है, मेनली रूप से C7, C8 एंड T1 स्पाइनल नर्व डैमेज की वजह से जो पाल्सी देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी, क्लम्स्केड पाल्सी। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं C7, C8 एंड T1 क्या करते हैं, रेडियल नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, रेडियल नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। अब जब रेडियल नर्व सप्लाई करती है अपनी फिंगर्स को, रिस्ट को, तो इनके अंदर अल्ट्रेशन, अगर फिंगर और रिस्ट के अंदर फंक्शन के अंदर अल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, इन द सेंस उसको क्लम्स्केड पाल्सी हो चुकी है। ओके, अब एक एक की फंक्शन की बात कर लेते हैं कि C7 का फंक्शन क्या होता है। तो C7 का मेन फंक्शन होता है, ये कंट्रोल करता है एल्बो मसल्स एंड जो रिस्ट मसल्स को। जैसे कि एल्बो मसल्स के अंदर अपन एक्सटेंशन फ्लेक्शन करते हैं, रिस्ट के अंदर साइड टू साइड रोटेट मूवमेंट करते हैं, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, C7 स्पाइनल नर्व कंट्रोल करती है। एंड C8 का फंक्शन क्या होगा, ये क्या करता है, जो अपनी फिंगर्स होती हैं उनके फ्लेक्शन को कंट्रोल करती है। जैसे अपन मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं, इस टाइप के ये मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, C8 स्पाइनल नर्व कंट्रोल करती है। एंड लास्ट वन देख लेते हैं, थोरेसिक फर्स्ट जो नर्व होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये सिंपैथेटिक जो आउटफ्लो होता है उसमें हेल्प करता है। जैसे ही अपना सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है उसके बाद ब्रेन से जो सेंसेशन डिलीवर होते हैं उसमें पूरी कंप्लीट बॉडी में डिलीवर करने का काम में T1 भी अपना योगदान देती है। तो अब अगर तीनों के फंक्शन लॉस हो चुके हैं, यानी कि इन तीनों में इंजरी हो चुकी है, तो क्या होगा, तीनों के फंक्शन अल्टर हो जाएंगे। एल्बो से रिलेटेड अल्टरनेशन देखने को मिलेंगे, ब्रेस्ट से रिलेटेड, फिंगर्स फ्लेक्शन से रिलेटेड हो, सिंपैथेटिक आउटफ्लो से रिलेटेड सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो ये किसको इंडिकेट करेगा, क्लम्स्केड पाल्सी को इंडिकेट करते हैं। अब यहीं से अपन सिम्टम निकाल लेते हैं इनके फंक्शन से। तो अगर ब्रेस्ट को सप्लाई करता है, अगर ब्रेस्ट के अंदर सप्लाई नहीं हो पाएगी, डैमेज हो चुका है C7, तो क्या होगा, ब्रेस्ट ड्रॉप हो जाता है, यानी कि इस टाइप से क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट ड्रॉप हो जाएगा और मूवमेंट नहीं हो पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि क्या होगा, कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पा रहा है वहाँ पे, नर्व सप्लाई हो नहीं पा रही, इस वजह से ब्रेस्ट ड्रॉप हो जाता है और मूवमेंट नहीं हो पाता है ब्रेस्ट के जॉइंट से। ओके, सेकेंड वन सिम्टम निकाल लेते हैं, फिंगर फ्लेक्शन का काम करता है। तो फिंगर फ्लेक्शन अगर C8 नर्व डैमेज हो चुकी है तो क्या होगा, फिंगर फ्लेक्शन भी लॉस हो जाएंगे। एंड लास्ट वन, T1 का फंक्शन लॉस हो चुका है तो क्या देखने को मिलेगा, हर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब सिंड्रोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम होते हैं। तो अब देख लेते हैं हर्नर सिंड्रोम के अंदर कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन, मियोसिस हो चुका है, यानी कि जो प्यूपिल हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, मेनली रूप से जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या होगा, प्यूपिल का डायलेशन होता है। अब यहाँ पे सिंपैथेटिक आउटफ्लो या अल्ट्रेशन हो गया, क्योंकि T1 का काम सिंपैथेटिक आउटफ्लो को हेल्प करना था। अब T1 डैमेज हो चुके तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, उल्टे फंक्शन देखने को मिलेंगे। तो मियोसिस देखने को मिलता है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एंड नेक्स्ट वन देखने को मिलेगा एनहाइड्रोसिस। अब एनहाइड्रोसिस का मतलब होता है स्वेटिंग अब्सेंट होगी, क्योंकि जब सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होती है तो पर्सपायरेशन यानी कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब वहाँ से सिंपैथेटिक आउटफ्लो अल्ट्रेशन हो चुका है तो क्या होगा, एनहाइड्रोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। एंड थर्ड वन बात कर लेते हैं पटोसिस, और जो आई क्या होती है, जैसे ही सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है तो अपनी आई ज़्यादा बहुत वाइड हो जाती है, पूरी खुल जाती है। अब वहाँ पे वो खुलती कैसे, क्योंकि आई लिड ऊपर की तरफ चली जाती है। अब आई लिड के अंदर ही मूवमेंट वगैरह लॉस हो चुकी है तो क्या होगा, आई ड्रॉपिंग हो जाएगी, आई लिड काम नहीं कर पाएंगी, तो पटोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस टाइप से साइन सिम्टम निकाल लेंगे। सबसे कुछ भी चीज़ रटनी नहीं है, सारा चीज़ खेल है समझने का। फंक्शन देखेंगे और जिस चीज़ का जो फंक्शन होता है, जो चीज़ कोई काम कर रही है, अगर वो चीज़ ही नहीं रहेगी तो वो काम नहीं हो पाएगा, सीधी बात है। तो अब वो चीज़ के अंदर अल्ट्रेशन आ चुका है, मतलब उसके फंक्शन के अंदर अल्ट्रेशन आ चुका है, तो उसके फंक्शन के अंदर जो अल्ट्रेशन आएंगे वही क्या हो जाएंगे, उसके साइन सिम्टम हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं आपको और बात करेंगे कि मैनेजमेंट की, कि अगर किसी को ब्रेकियल पाल्सी हो भी चुकी है तो अपन क्या मैनेजमेंट करते हैं। तो स्टेरॉइड देंगे, सेम मैनेजमेंट है फेशियल और ब्रेकियल पाल्सी की, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन को कम करना है। एंड देन नेक्स्ट फिजियोथेरेपी देंगे, ताकि वापस से जो ऑर्गन है, जो मसल्स स्ट्रेंथ है, वापस से
रिकवर हो सके और पूरे मूवमेंट वापस से पहले की तरह हो सके नॉर्मल कंडीशन में। मेन बात आती है नर्सिंग मैनेजमेंट की। किसी को ब्रेकियल पाल्सी हो चुकी है तो हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रखेंगे। तो ब्रेकियल पाल्सी में नॉर्मली रूप से क्या होता है, एक्सट्रीमिटी के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वेस्ट ड्रॉप हो गया, एल्बो के अंदर एक्सटेंशन फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, बेबी मूव नहीं कर पा रहा, अपने हैंड को एलिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेन नर्सिंग एक्शन होगा अपने को सपोर्ट करना है, अफेक्टेड जो एक्सट्रीमिटी है उनको हैंडल करना है, सपोर्ट करना है, बेड के ऊपर आसानी से टिका के रखना है, मूव करवाना है तो अपने को आसानी से उसको उसके हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करके मूव करवाना है, पोजीशन चेंज करवाते हैं तो बेबी की। एंड नेक्स्ट वन होगा प्रोटेक्ट द अफेक्टेड पार्ट। जो अफेक्टेड आर्म है उसको क्या होगा, डैंगलिंग से प्रिवेंट करते। डैंगलिंग का मतलब होता है जैसे अपन किसी बेड पे बैठ के पैर लटका के नहीं बैठते, तो किसी चीज़ को लटकाना ही डैंगलिंग कहलाता है। तो जैसे कि हैंड या आर्म डैंगलिंग ना हो, जैसे बेबी उठेगा तो क्या होगा, उसके जो आर्म है वो भी बॉडी के साथ मूव करेगी, तो बॉडी के अंदर मसल स्टोन लॉस हो चुके हैं उसके हैंड के अंदर मेनली रूप से, तो वो डैंगल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर बेबी को चलाना है फिराना है थोड़ा बहुत, अगर फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे, तो बेबी को सपोर्ट करने कैसे, उसके जैसे कि नॉर्मल रूप से मैं बताता हूँ आपको, कमर में हाथ डाल के और उसके जो अफेक्टेड जो आर्म है वो अपने कंधे पे लेना है नर्स को, और उसके बाद उसको थोड़ा मूवमेंट करवाना है, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करना अच्छी तरीके से ताकि डैंगलिंग ना हो। क्योंकि अगर डैंगलिंग हुए तो ज़्यादा चांसेस होंगे मसल्स के अंदर स्ट्रेचिंग होने की वजह से और भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है एंड आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया है। बस सिर्फ फंक्शन देखने कौन सी चीज़ है क्या फंक्शन करती है, अब उसके अंदर जो अल्ट्रेशन आ रहे हैं वही क्या होंगे उसके साइन सिम्टम, एंड साइन सिम्टम के हिसाब से अपन क्या कर देते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं। ओके चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।